दोस्तों, उम्मीद आप ठीक होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री। चैप्टर का नाम है उपसैय संयोजक यौगिक और आज इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 16 है और इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर भी बोल सकते हो। ये इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर है, लास्ट टॉपिक रह रहा है। आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और ये जो लेक्चर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आता है और कंटिन्यू कई बार आया है, तो इसलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है ये लेक्चर जो है आज का। क्या डिस्कस करने वाले इस लेक्चर के अंदर? डिस्कस करेंगे बेटा हम उपसैय संयोजक यौगिकों का महत्व, इंपोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तथा अनुप्रयोग और एप्लीकेशंस। हम यहाँ पर बात करने वाले उपसैय संयोजक यौगिकों के महत्व और उसके अनुप्रयोग की, कि भाई उपसैय संयोजक यौगिकों का महत्व कहाँ कहाँ है, इसे हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं, इन सारी चीजों को हम डिस्कस करने वाले इस लेक्चर के अंदर। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा था कि उपसैय संयोजक यौगिकों का महत्व बताओ या उपसैय संयोजक यौगिकों के अनुप्रयोग बताओ। बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, तो इसलिए बेटा ये लेक्चर जरूर करना है आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर। बात कर लेते हैं कि आप देख भी सकते हो कि यहाँ पर जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ये है जो है 3 नंबर का क्वेश्चन है, बोर्ड के अंदर आया हुआ है, 2024 के एग्जाम में आया हुआ है। कैसे पूछा था? गुणात्मक विश्लेषण में उपयुक्त उदाहरण देते हुए जटिल यौगिकों के महत्व को समझाइए। इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है 2024 के अंदर ही। इसे ऐसे भी पूछा गया कि उपसैय संयोजन यौगिकों के महत्व को स्पष्ट कीजिए। 2024 के बोर्ड का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, यहां से जरूर आते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, हालांकि टॉपिक बहुत छोटा होगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम बात करें बेटा उपसैय संयोजक यौगिकों के महत्व के बारे में और उसके अनुप्रयोग के बारे में। ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान सुनना। सबसे पहले हम बात करेंगे जैविक निकायों में उपसैय संयोजक यौगिकों का महत्व। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है, जैसे अभी गुणात्मक विश्लेषण दिया था, यहाँ पर जैविक निकायों में पूछा जाता है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। तो जैविक निकायों में उपसैय संयोजक यौगिकों के अगर महत्व की बात करें, तो बायोलॉजिकली अगर महत्व की बात करें तो जैसे हमारी बॉडी के अंदर जो आयरन होता है उसका कॉम्प्लेक्स होता है, आयरन का कॉम्प्लेक्स जो आयरन का कॉम्प्लेक्स वो काम क्या करता है? वो ऑक्सीजन वाहक का काम करता है, ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है। तो ये बायोलॉजिकली एक यूज है इसका। और आप जानते हो जो क्लोरोफिल होता है, जो क्लोरोफिल क्या होता है? जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, हरे पेड़ पौधे वो क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना खाना बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। उसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है और वो क्लोरोफिल जो होता है वो किसका होता है? वो मैग्नीशियम का एक कॉम्प्लेक्स होता है। किसका बेटा? मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स होता है। ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर विटामिन B12 होता है। विटामिन B12 क्या होता है? विटामिन B12, विटामिन B12 की कमी से बॉडी के अंदर खून की कमी हो जाती है, एनीमिया डिजीज पैदा हो जाती है। अब ये जो हमारे पास विटामिन B12 है, ये इस एनीमिया डिजीज के होने से रोकता है। और ये जो विटामिन B12 ये कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स होता है, कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स होता है। तो बायोलॉजिकली अगर आप देखा जाए तो बहुत ज्यादा इसका यूज है। जैसे मैंने अभी आपको बताया विटामिन B12 भी इसका कॉम्प्लेक्स है, कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है। ऐसे ही जो हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन है, जो वो आयरन का कॉम्प्लेक्स है। जैसे मैंने बताया जो पौधे होते हैं वो क्लोरोफिल, जो भोजन बनाते हैं वो क्लोरोफिल जो है वो मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। तो चलिए देखते हैं बेटा, जैविक निकायों के लिए उपसैय संयोजक यौगिक अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्लोरोफिल इस मैग्नीशियम पोरफाइन मतलब एक बड़ा अणु कह सकते हो। पोरफाइन का मतलब होता है एक बड़ा अणु, यानी कि जो मैग्नीशियम के अंदर बहुत सारे जो लिगेंड्स होंगे आपस में, जो मैग्नीशियम आयंस को घेरे हुए होंगे और एक बड़ा सा अणु बना लेंगे, उसे पोरफाइन बोलते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। पोरफाइन संकुल की उपस्थिति में हरित पादपों में भोजन निर्माण की क्रिया होती है। यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। जैसे कि आप जानते हो इसको हम क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। दूसरा हीमोग्लोबिन, तो इसमें आयरन पोरफाइन, मैंने बताया पोरफाइन क्या होता है? आयरन का एक बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बड़ा मतलब अणु बन जाएगा, उसे एक हम कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं। पोरफाइन संकुल होता है, यह रक्त में ऑक्सीजन वाहक का कार्य करता है। रक्त के अंदर किसका काम करेगा बेटा? ऑक्सीजन वाहक का काम करेगा। तीसरा विटामिन B12, विटामिन B12 का केमिकल नेम क्या होता है बेटा?
साइनोकोबालेमिन, साइनोकोबालेमिन। तो विटामिन B12 का नाम होता है साइनोकोबालेमिन। प्रतिप्रणाली अरक्ता कारक, जिसे हम बोलते हैं एंटीबॉडी एनीमिया फैक्टर। क्या ये विटामिन B12? एंटीबॉडी एनीमिया फैक्टर। कोबाल्ट का एक उपसह संयोजन यौगिक है, कोबाल्ट का एक उपसह संयोजक यौगिक है। तो ये बायोलॉजिकली जैविक रूप से उपसह संयोजक यौगिकों का महत्व। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बेटा दूसरे इसका एप्लीकेशंस की। अगर हम बात करें गुणात्मक विश्लेषण में उपसह संयोजन यौगिकों का महत्व, गुणात्मक विश्लेषण में अगर हम बात करें उपसह संयोजक यौगिकों के महत्व की, तो बहुत जगह इसका यूज किया जाता है, जैसे मेटल की पहचान के लिए, या मेटल की पहचान कह सकते हो, या फिर मेटल के शुद्धिकरण या पृथक्करण के लिए इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। साथ में वाटर की हार्डनेस बताने में, जल की कठोरता बताने में गुणात्मक विश्लेषण के आधार पर इसका यूज किया जाता है। तो ऐसे बहुत जगह हम इसका यूज करते हैं। तो जैसे पहले एप्लीकेशन देख सकते हो, गुणात्मक विश्लेषण में धातु धनायनों के पृथक्करण, धातु धनायनों के पृथक्करण व उनकी पहचान है तो उपसह संयोजक यौगिकों का उपयोग किया जाता है। धातु का पृथक्करण और उनकी पहचान के लिए हम गुणात्मक विश्लेषण के द्वारा मतलब गुणात्मक विश्लेषण के बेसिस पर इसका यूज होता है उपसह संयोजक यौगिक का। पहला यूज देखो, जल की कठोरता। वाटर के अंदर जब पानी को हम गर्म करते हैं तो व्हाइटनेस आती है, वो वाटर की हार्डनेस होती है। अब ये वाटर की हार्डनेस क्या होता है? पानी के अंदर कुछ कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस पाए जाते हैं, Ca डाइपॉजिटिव, Mg डाइपॉजिटिव, राइट? ये आयंस पाए जाते हैं, यही वाटर की हार्डनेस होती है। अब जैसे मैं इसके अंदर EDTA डाल देता हूं, क्या डाल देता हूं बेटा? EDTA। अब ये EDTA जो होता है एथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट, ये इनके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है, उपसह संयोजक यौगिक बना लेता है। और जब उपसह संयोजक यौगिक बना लेगा तो या तो सॉलिड बन जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा, या नीचे आ जाएगा, बैठ जाएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा इसके अंदर वाटर की हार्डनेस कितनी है। तो पानी की हार्डनेस बताने में हम इसका यूज करते हैं। तो वही यहां पर कहा गया है कि जो जल की कठोरता उसमें उपस्थित Ca डाइपॉजिटिव तथा Mg डाइपॉजिटिव आयनों के कारण होती है। ये Ca डाइपॉजिटिव तथा Mg डाइपॉजिटिव आयन EDTA के साथ स्थायी संकुल बना लेते हैं, जटिल यौगिक बना लेते हैं स्थायी। इस प्रकार इस संकुल आयन की सहायता से जल की कठोरता ज्ञात की जा सकती है। समझ में आ गई होगी बात आपको। दूसरा पॉइंट आप देख सकते हो, हमने कहा निकिल सल्फेट के अमोनिकृत विलयन में, निकिल सल्फेट के अंदर अमोनिकृत सॉल्यूशन लिया और उसमें हमने क्या मिलाया बेटा? डाई मैथिल ग्लाइऑक्सिन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में DMG बोलते हैं, डाई मैथिल ग्लाइऑक्सिन। अभिकर्मक का विलयन मिलाने पर NiDMG2 डाई नेगेटिव बनता है। जैसे हमने अमोनिकृत विलयन में DMG मिलाया तो हमारा नया कॉम्प्लेक्स तैयार हुआ DMG का होल ट्वाइस डाई नेगेटिव, ये कॉम्प्लेक्स बना। अब ये जो संकुल का लाल अवक्षय प्राप्त होता है, ये कैसा होता है? लाल कलर का लाल अवक्षय प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया का उपयोग हम कहां करते हैं बेटा? Ni डाइपॉजिटिव आयन का परीक्षण करने में किया जाता है, क्योंकि लाल अवक्षेप दे रहा है। तो लाल अवक्षेप दे रहा है तो इससे पता चल जाएगा अगर ये कंपाउंड्स बन गया तो इसका मतलब इसके अंदर क्या है? Ni डाइपॉजिटिव आयन से। तो Ni डाइपॉजिटिव आयन का परीक्षण करने में हम इसका यूज करते हैं। आई होप के बाद ये भी समझ में आ गई होगी। तीसरा पॉइंट देखो बेटा, धातु आयनों की पहचान, धातु आयनों की पहचान एवं मात्रात्मक विश्लेषण में उपयोग। भाई एक तो धातु आयनों की पहचान, दूसरा उसमें उसकी मात्रा कितनी है उसकी पहचान करना भी गुणात्मक विश्लेषण के द्वारा उपसह संयोजक यौगिकों का यूज किया जाता है। जैसे इस तरह के लिए हम कौन से अभिकर्मक यूज करते हैं? ऐसे अभिकर्मकों के उदाहरण आप ले सकते हो EDTA, जैसे कि वाटर के हार्डनेस में आपने देखा होगा EDTA डाला, जैसे निकिल बताने के लिए DMG डाला, ऐसे नेफ्थोल, बीटा नेफ्थोल, क्यूपफेरोन आदि, ये सब अभिकर्मक यूज कर सकते हैं हमें मेटल्स की पहचान करने के लिए, उनकी मात्रा बताने के लिए। सॉरी। तो ये था गुणात्मक विश्लेषण में उपसह संयोजक यौगिकों का महत्व। जैसा कि अभी 3 नंबर में क्वेश्चन दे रखा था तो आपको ये लिखना था, राइट? आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं। तीसरा अगर हम देखें उपसह संयोजक यौगिक का महत्व औषध में, मेडिसिन के अंदर, यानी कि मेडिकल लाइन के अंदर
कहाँ यूज किया जाता है उपसैय संयोजक यौगिक का उपयोग। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, जो एक प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स होता है PTNH3 का होल ट्वाइस Cl2, सिस फॉर्म लेते हैं हम इसकी। कौन सी फॉर्म बेटा? सिस फॉर्म। तो सिस PTNH3 का होल ट्वाइस Cl2, ये कॉम्प्लेक्स ट्यूमर की वृद्धि को रोकता है, ट्यूमर वृद्धि को रोकता है। तो ट्यूमर के जो पेशेंट होते हैं उनको हम ये कॉम्प्लेक्स देते हैं, इसका यूज किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। ऐसे और भी कैल्शियम के संकुल EDTA, यानी कि जब सुनो, अच्छे सुनना बेटा, आपने देखोगे इन्वर्टर का एक बैटरा होता है, बैटरे के अंदर लेड होता है। तो जब हम बैटरी के बहुत क्लोज जाते हैं, पास चले जाते हैं, तो वहां से बैटरी के अंदर लेड की वेपर्स निकलती है। लेड की क्या निकलती है? भाप निकल रही है। और जब मैं पास जाऊंगा उसके, तो वो भाप अंदर चली जाएगी बॉडी के अंदर। और ये जो भाप होती है, ये पॉइजनस नेचर की होती है, विषाक्तता, पॉइजनस नेचर की होती है। जिस कारण जब ये भाप हमारे अंदर चली जाएगी, तो जिस कारण बॉडी के अंदर क्या होगा, वोमिटिंग और इस तरह की डिजीज क्रिएट हो जाएगी, जैसे वोमिटिंग आना, बहुत ज्यादा वोमिटिंग, घबराहट फील हो जाना, इस तरह की चीजें क्रिएट हो जाएगी। अब जब आप डॉक्टर को बताओगे और कहोगे कि जी इस तरह की बात हुई है, तो डॉक्टर पता क्या देगा आपको? EDTA का एक सॉल्ट देगा। और जैसे आप वो सॉल्ट लोगे, तो EDTA इस लेड के साथ क्या बना लेगा? कॉम्प्लेक्स बना लेगा। और जब वो कॉम्प्लेक्स बना लेगा, तो जो PB की पॉइजनस नेचर थी वो खत्म हो जाएगी, जिस कारण आप ठीक हो जाओगे। तो इस तरीके से मेडिकल लाइन में हम इसका यूज करते हैं। तो आप देख सकते हो बेटा, ध्यान सुनना, औषध रसायन में उपसैय संयोजन यौगिकों के निम्न महत्व है। पहला आप देख सकते हो, प्लेटिनम के संकुल समपक्ष, समपक्ष बोलते हैं सिस फॉर्म को, समपक्ष PTNH3 का होल ट्वाइस Cl2 का उपयोग ट्यूमर वृद्धि को प्रभावी रूप से रोकने में किया जाता है, ट्यूमर वृद्धि को प्रभावी रूप से रोकने में किया जाता है। दूसरा, कैल्शियम के संकुल EDTA को लेड की विषाक्तता, यानी कि लेड की जो पॉइजनस नेचर है, जहरीली प्रकृति है, उसके उपचार में प्रयुक्त किया जाता है, उसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। तीसरा आप ले सकते हो, जीव जंतु निकायों में कॉपर तथा आयरन की अधिकता, अगर बॉडी के अंदर कॉपर या आयरन की अधिकता हो जाए, तो उसको क्या करते हैं? डिपेंसिलएमीन तथा डेस्फेरिऑक्सिन भी लिगेंडों के साथ उपसैय संयोजक यौगिक बनाकर दूर किया जा सकता है। अगर हमारे पास मेटल यानी कि आयरन और कॉपर की वृद्धि हो जाए, तो आप अगर आयरन की वृद्धि या कॉपर की वृद्धि हो रही है, तो आप डिपेंसिलएमीन और आप क्या डाल सकते हो? डेस्फेरिऑक्सिन भी यूज कर सकते हो, जिसका इनके कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे और इनकी अधिकता को दूर किया जा सकता है। तो ये थे हमारे पास बेटा उपसैय संयोजक यौगिकों के महत्व, जो कि आपको समझ में आ गए होंगे। इतना हार्ड लेक्चर नहीं था, बहुत आसान बातें थी। आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।